नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल की समस्या समाधान सेशन में मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए कोई भी प्रकार का क्वेश्चन यदि आपके मन में क्रिएट हो रहा है तो उसको जरूर शेयर करिए। ये हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन है, तो क्वेश्चन आंसर के लिए हम ले चलते हैं भावना मैडम से। भावना मैडम के मन में अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सुझाव या कोई संदेश है आज के सेशन को लेकर के, या वो अपना विचार साझा करते हैं, तो सादर आमंत्रित है भावना जी। जी प्रणाम गुरुजी। हाँ, प्रणाम। आज सीखा कि कुंडली में जो नीच के ग्रह रहते हैं उनका क्या अर्थ रहता है, लेकिन मैंने अपनी जो कुंडली है उससे मैच किया। कल का भी मैंने देखा था उच्च ग्रह वाला, तो उसमें मेरी कुंडली में ना तो कोई उच्च ग्रह दिखाई दे रहा है, ना ही कोई नीच ग्रह दिखाई दे रहा है। तो उसका क्या मैं समझूं? देखिए, आपके कुंडली में ना तो कोई उच्च के ग्रह है और ना ही कोई नीच के ग्रह है। तो इसका मतलब है कि आपको ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। देखो, नीच के ग्रह का मतलब है कि उसकी एनर्जी को आपको क्या करना है, आपको इंक्रीज करना है। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई ग्रह हो सकता है पाप ग्रहों के साथ बैठा हो, तो पाप ग्रह भी क्या करते हैं, ग्रहों की ऊर्जा को या एनर्जी को वो क्या करते हैं, कम कर देते हैं। तब भी आपको उन ग्रहों की एनर्जी को आपको क्या करना है, बढ़ाना है। अगर नीच का नहीं है तो कोई पाप ग्रह बैठा होगा, पाप ग्रह के साथ वो बैठे होंगे कोई शुभ ग्रह, तो उसकी जो एनर्जी है वो क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, उसके कारकत्वों में कमी कर देते हैं पाप ग्रह जो होता है। तो इस तरह से जो ग्रह अगर पाप पीड़ित है या फिर त्रिक भाव में है, उन ग्रहों की रेमेडी हमें करनी है। उन ग्रहों को स्ट्रेंथन करने के लिए उसके बीज मंत्र का हम जाप कर सकते हैं। उस ग्रहों से संबंधित जो कारकत्व होते हैं, उन कारकत्वों को हम उपयोग करके, उनको इंक्रीज करके हम जो है रेमेडी कर सकते हैं। जैसे शुक्र ग्रह नीच के हैं, तो शुक्र ग्रह नीच के हैं या शुक्र ग्रह किसी पाप ग्रह के साथ बैठे हुए हैं या त्रिक भाव में बैठे हुए हैं, तो शुक्र ग्रह के बीज मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। गुलर का पेड़ का नियमित रूप से आप पूजा कर सकते हैं। तो इससे जो है वीनस जो है वो आपका क्या होगा, बैलेंस होगा। जी सर, धन्यवाद। जी, संध्या मैडम के पास चलते हैं। प्रणाम सर। हाँ। जी सर संध्या मैडम, आप अपना फीडबैक दीजिए आज इस सेशन को लेकर के। सर, ग्रहों की नीचता के बारे में आज सीखा, तो जो आपने समझाया बहुत अच्छे से तरह से समझाया। तो मेरे को ये पूछना था, जैसे बुध ग्रह जो नीच में होते हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जी जी बिल्कुल। जैसे किसी की कुंडली में बुध ग्रह नीच के हो या बुध ग्रह किसी पाप ग्रह के साथ बैठे हो, तो बुध को आपको अगर स्ट्रेंथन करने के लिए आपको सबसे पहले गौ माता का आपको सेवा करना चाहिए। गणपति जी की आराधना आपको करना चाहिए। गणेश अथर्व शीर्ष का आपको नियमित रूप से पाठ करना चाहिए। बुध जो है हमारी छोटी बहन का भी कारक होता है, तो बहनों के भी सेवा करके, बुआ के भी सेवा करके, या बुध जो है वो मामा पक्ष का भी कारक होता है, तो मामा का भी सेवा करके जो है हम बुध को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। इसके अलावा बुध के जो बीज मंत्र होते हैं, है ना, उन बीज मंत्रों का जाप करके और बुध के वैदिक मंत्रों का जाप करके हम बुध को जो है वो स्ट्रेंथन कर सकते हैं। यदि बुध योग कारक है हमारे कुंडली में, तो हम जी। पन्ना भी धारण कर सकते हैं। पन्ना धारण करके भी बुध को स्ट्रेंथन किया जाता है। जी सर। और जैसे कि बुआ बोले ना, तो बुआ मतलब खुद की बुआ या बुआ सास, इस टाइप से भी हो सकता है। देखिए, बुआ जो शब्द है, सासू माँ, हम देखो, अब हम कुंडली में आपके बुआ, चलो बुआ सास को हम निकालते हैं। हम्म। आप
आपकी कुंडली का जो अष्टम भाव वो आपका ससुराल हो गया, ठीक है। और आपके कुंडली का जो चतुर्थ भाव हो गया वो आपके ससुर का भाव। जी कुंडली का जो चतुर्थ भाव है वो आपके ससुर का भाव है। और चौथे भाव से तीसरा जाओगे तो आपके ससुर की बहन हुई, मतलब आपका छठवां भाव आपका बुआ सास है। तो छठवां भाव का स्वामी आपका बुआ सास या आपके बुआ सास या फिर बहन या फिर भाई या फिर आपके जो बड़े पापा वाला जो ससुर है ना, आपके पापा के बड़े भाई हो सकते हैं, आपका चाचा ससुर हो सकता है, आपका बड़ा ससुर भी हो सकता है, आपकी बुआ भी वही है। जी, मतलब ससुराल पक्ष के लोग। हाँ और सर जैसे बताए थे शुक्र शुक्र का कि लग्जरी है, मतलब देता है, और अगर ये नीच की राशि में होता है तो उसमें कर्ज बढ़ जाता है। देखिए, शुक्र यदि नीच का है तो आपको फिर वो सारा लग्जरियस और कंफर्ट के जो संसाधन है उसका सुख आप नहीं भोग पाओगे। शुक्र नीच हुआ, इसका मतलब ये है आप बीमार पड़ गए, आपके जी पास रोग रिपू शत्रु आ गए, आपके दोष बढ़ गए हैं। जी सर, गुप्त शत्रु से आप परेशान रहोगे तो कहाँ के आप सुख का भोग कर पाओगे। आपका जी हेल्थ इशू होगा तो आप एसी घर में भी रहोगे तो वो भी आपको चुभने के लिए दौड़ेगा, क्योंकि आप स्वस्थ नहीं है। जी तो इतने सारे जो सुख सुविधा के संसाधन भी आपके काम नहीं आएंगे जब आप स्वस्थ नहीं है। तो इतने सारे आप, अगर आपका हेल्थ ही अच्छा नहीं है और इतना बड़ा संपत्ति आप बना के रखे हो और उस संपत्ति का बिना भोग किए असमय किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो ठीक ये वही कंडीशन है कि हमने मकान बनाया, हमने बहुत लग्जरियस बंगला बनाया और बंगला बनाने के बाद हमारा नौकरी जो है वो कहीं बाहर लग गया, तो हम उस घर का उपयोग नहीं कर पा रहे, उस बंगला का उपभोग नहीं कर पा रहे। उस बंगले में जो एसी लगा हुआ है उस एसी का उपभोग हम नहीं कर पा रहे, हम बाहर में किराए के मकान में रह रहे हैं और वहां एसी तो लगा नहीं है। जी तो इस तरह के जो प्रेडिक्शन जो है वो किए जाते हैं। इसका कोई बीज मंत्र है इसको ठीक करने के लिए, इसको लेवल में हाँ, लाने अभी मैंने बताया विनस शुक्र के बीज मंत्र आप ओम शुभ शुक्राय नमः का 108 बार प्रतिदिन आप जाप कर सकते हैं। गुलर का पेड़ आप अपने घर के ईशान कोण दिशा में लगा सकते हैं। माता लक्ष्मी की कनक धारा स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं, इससे आप अपना विनस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जी, गूलर का पेड़ का कोई ऑप्शन सर? जैसे बेल पत्र वगैरह लगा सकते हैं क्या, गूलर नहीं मिल रहा हो तो? नहीं, गुलर ही एक्चुअल में वीनस का कारक होता है ना। विवाह में इसकी पत्तियों जो है उसको मंडप में रखा जाता है इसी कारण से, क्योंकि वो गुलर का पेड़ होता है, क्योंकि वो विवाह का कारक होता है गुलर। तो जिन स्त्रियों का विवाह नहीं हो रहा है उनको गुलर का पेड़ लगाना चाहिए घर में, उसकी पूजा करनी चाहिए। जी, और एक बात पूछना था सर, जैसे गूलर का पेड़ हम लगाते हैं तो तुलसी की जैसे थान है, पेड़ पौधा है, उसके पास लगा सकते हैं, उससे हटके लगाना चाहिए? देखिए, गुलर का आप अपने घर के ईशान कोण दिशा में लगाएंगे, जी, ठीक है। ईशान कोण तुलसी में जी हाँ, ईशान कोण दिशा में लगाना है। हर शुक्रवार को घी का दीपक भी जलाना है और माता लक्ष्मी का कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना है। शुक्र के बीज मंत्रों का भी आपको जाप करना है। अगर शुक्र आपके कुंडली में यदि योग कारक हुए तो आप अपने मिडिल फिंगर में पन्ना, आप हीरा का जो सब्स्टिट्यूट होता है जरकन, आप धारण कर सकते हैं, है ना। अगर हीरा एफर्टेबल है, एफर्ट कर सकते हो तो हीरा भी आप धारण कर सकते हैं, अगर शुक्र योग कारक हुआ तो। अदरवाइज हीरा का जो सब्स्टिट्यूट होता है जिसको हम जरकन कहते हैं, तो जरकन धारण किया जा सकता है। बस इतना ही पूछना है। चलिए, शकुंतला जी काफी देर से प्रतीक्षारत है पूछने के लिए, उसके पास चलते हैं। प्रणाम सर। प्रणाम। हाँ जी सर, आज तो कोई क्वेश्चन नहीं है सर मेरा। आज के सेशन से लेके कोई विचार साझा करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ?
जी सर, आज सेशन की अच्छा था सर, और नॉलेज भी अच्छी मिली है सर, हाँ, कि हमारे अगर कोई नीच के घर में बैठे हो, हमें क्या उनको कौन से एफर्ट लगाएंगे जिससे कि वो उच्च के हो सके या हमें शुभ फल दे सके, हम उस ग्रह से शुभ फल प्राप्त कर सके। जी। अच्छा लगा सर जान के। अगले सेशन के लिए हम चलते हैं अपराजिता के पास। अपराजिता के मन में कोई विचार या कोई सुझाव हो तो प्रणाम हमारे सर। दर्शकों को। हाँ, प्रणाम। सर, सुझाव तो नहीं है। सेशन आज का बहुत रुचिकर था। एक जिज्ञासा ज़रूर है कि आपने ही पिछले किन्हीं सेशंस में बताया था कि हमारे पास्ट लाइफ के कुछ स्पेसिफिक कर्मास होते हैं जिसकी वजह से हमारी कुंडली में कोई स्पेसिफिक ग्रह नीच का या उच्च का होता है। तो उन जो पास्ट लाइफ कर्मास हैं किसी ग्रह के उच्च के या नीच के होने के लिए, उनसे संबंधित जिज्ञासा थी कि वो कौन से कर्मास हैं। देखिए, कुंडली में पूरे 9 ग्रह होते हैं और 9 ग्रहों से रिलेटेड सभी ग्रहों का अपना पास्ट लाइफ कार्मिक साइकिल होता है। विशेष रूप से हम पास्ट लाइफ के लिए केतु को रिप्रेजेंट करते हैं और फ्यूचर को जब देखना रहता है तो हम राहु को देखते हैं, और जब हम वर्तमान को जब हमको देखना रहता है तो हम चंद्रमा को देखते हैं। लेकिन क्योंकि कुंडली में जो भी योग है, 9 ग्रहों की जो स्थिति है, वो सारी स्थिति तो हमारे पास्ट लाइफ के ही तो कार्मिक अकाउंट्स है। तो कोई ग्रहों के उच्च का होना, नीच का होना, या कोई ग्रह का कंजक्ट होना, या कोई ग्रह का कोई विशेष योग बनाना, ये हमारे पास्ट लाइफ के कार्मिक अकाउंट है टोटल सभी। तो अगर नीच और उच्च की स्थिति के ही बारे में बात कर ले तो नीच का इसलिए होते हैं क्योंकि हमने उन ग्रहों की एनर्जी को हमने क्या किया है, हमने मिस यूज किया है। इसलिए वो ग्रह जो है वो हमें निगेटिव फल देते हैं, या इस जन्म में हमें वो नीच के प्राप्त होते हैं। या फिर हमने उन ग्रहों को, जैसे गुरु नीच का है, तो हो सकता है पास्ट लाइफ में ऐसे जातक जो है वो अपने ज्ञान का वो दुरुपयोग किए हो, अपने बुद्धि और विवेक का दुरुपयोग किए हो, या फिर वो अपने ज्ञान के मद में हो करके उन्होंने कई ज्ञानियों का वो अपमान किए हो अपने अहंकार के कारण, जिनके वजह से इस जन्म में उनको गुरु जो है वो नीच का प्राप्त हुआ। तो इसी तरह से जैसे बुध की हम बात कर लेते हैं, बुध हमारे मेमोरी का, हमारे बुद्धि का कारक है, तो हमने अपने बुद्धि से किसी का अपमान किए। देखो, कोई ग्रह अगर उच्च का है तो वो ग्रह आपको अहंकारी भी बना सकता है, सचेत रहिए। क्योंकि कोई भी जो एनर्जी जब हमारे अंदर मैक्सिमम लेवल का जो रहता है ना, वो हमें अहंकारी भी बना सकता है। हो सकता है आप बहुत ज्यादा वाक चातुर्य होंगे, आपको ऐसा प्रतीत होगा कि मेरे जैसा वाक चातुर्य और कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो इस तरह के वो हमारे अंदर ईगो पैदा कर सकता है, और जब ये ईगो पैदा होगा तो निश्चित रूप से आप क्या करेंगे, आप लोगों को नीचा दिखाना शुरू कर देंगे। तो वही चीज है, अब नीचा दिखाओगे तो जब आपके कुंडली में बुध नीच का हो जाए, इसलिए इस जन्म में वो बुध नीच का हो गया। तो कोई भी ग्रह जो है वो नीच का इसीलिए हुआ है क्योंकि उन ग्रहों के कारकत्वों का हमने बहुत ज्यादा मिसयूज किया है, और हमने किसी भी जातक के साथ हमने अहंकार बस हमने उसका दिल दुखाया है या हमने उसका अपमान किया है। तो इस तरह की जो बातें होती है उसको हम कंसीडर कर सकते हैं 9 ग्रहों के माध्यम से। धन्यवाद सर। चलिए मित्रों, यदि आपके भी मन में किसी भी प्रकार का कोई सुझाव। एक क्वेश्चन हुआ सर, एक क्वेश्चन है सर। हम अभी जैसे कि अस्त और वक्री जो होते हैं हमारे ग्रह, हाँ हाँ, तो उनको हम नीच के ग्रह से कुछ कंसीडर कर सकते हैं? देखिए, वक्री का मतलब क्या हुआ, अगर वो अपने उच्च के राशि में बैठ के यदि वो वक्री हो रहे हैं। जी, पहले तो वक्री शब्द का अर्थ आप समझिए, वक्री का मतलब क्या हुआ, उल्टा हुआ सर शायद, है ना?
देखो उल्टी हमें चाल प्रतीत चलने होता है, देखिए उल्टा भले हमें प्रतीत होता है, क्या ऐसा संभव है क्या? कोई ग्रह जो है वो उल्टा घूमना शुरू कर देगा, इतना बड़ा है शनि ग्रह, हाँ, क्या वो उल्टा जी घूमना सर शुरू कर देगा? क्या नहीं व्यवहारिक रूप करेगा से वो तभी संभव हाँ है? जी जी सर क्या सूर्य और चंद्रमा तो कभी वक्री होते ही नहीं, मंगल कभी जी उल्टा सर घूम सकता है? नहीं। तो वक्री का मतलब ये है कि वो ग्रह हमें प्रतीत होता है कि वो बहुत स्लो हो जाते हैं। जैसे चंद्रमा मंगल के पास आएगा तो चंद्रमा की स्पीड ज्यादा है, तो जब चंद्रमा तेज घूमेगा तो वो मंगल को क्या कर देगा, मंगल से आगे बढ़ जाएगा। तो चंद्रमा को ऐसा लगेगा कि मंगल पीछे जा रहा है, लेकिन मंगल की गति धीमी हो गई है, चंद्रमा की गति तेज है। तो यहाँ पर यही चीज को अपने को समझना है। वक्री का मतलब है उस ग्रह की जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। और जब वाहन चलाते हैं तो जब ब्रेकर आता है तो हम क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं है ना? स्पीड थोड़ा सा ब्रेक लगाते स्लो हैं, करते हैं स्पीड को है ना? क्यों ब्रेक लगाते स्पीड हैं? को स्लो क्योंकि कर हमको लेते हैं पता सर है, हम इसलिए ब्रेक लगाते हैं ताकि वो जो आसपास ब्रेकर इसलिए लगाया जाता है, या तो स्कूल हो या फिर कोई भीड़ भाड़ वाला कोई जगह हो या कोई बच्चा खेलता हो, हम सचेत हो जाए और वाहन को संतुलित वेग से चलाएं। तो वक्री ग्रहों के पीछे ये कॉन्सेप्ट है कि वो ग्रह जो है वो बहुत स्लो हो जाता है, और जो ग्रह स्लो होगा वही ग्रह ज्यादा फल देंगे। ठीक है? आपको कैसे ज्यादा? मान लो कोई योग कारक ग्रह लग्नेश, पंचमेश या भाग्येश, इसमें से कोई ग्रह वक्री है तो वो बहुत शुभ फल देंगे, उसकी शुभता बढ़ जाएगी। अगर कोई अकारक है हमारे कुंडली में या अशुभ भाव के स्वामी होकर ये वक्री हो रहे हैं तो उसकी अशुभता बढ़ जाएगी। बस यही गोल है वक्री ग्रहों के कॉन्सेप्ट में या वक्री ग्रहों की स्थिति। और अस्त सर अस्त का कैसे करेंगे हेलो, हेलो हाँ हाँ हाँ, पूछिए अस्त मैडम। और अस्त अच्छा जी सर अस्त जो ग्रह होते हैं उनको हम कैसे कंसीडर करेंगे देखिए, अस्त मतलब ये होता है कि जैसे ही देखिए सूर्य की डिग्री जो होती है वो 1 करोड़ सेंटीग्रेड है। अब सूर्य के लाइट के सामने जब छोटे लाइट वाले, जब हम कोई हेलोजन लाइट को जब हम दिन में जब जलाते हैं तो उसकी लाइट हमको कितना महसूस होता है बताइए? बहुत ज्यादा हो जाएगी सर नहीं, वो दिखेगा ही नहीं, ज्यादा नहीं होगा। अगर दिन अच्छा में हम हाँ हेलोजन लाइट हेलोजन जलाएंगे लाइट सूर्य के सामने बहुत कम होगी ना के बराबर होगी सर तो हमें तो वो समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है? तो तो ठीक उन उसी ग्रहों तरह के से जब प्रभाव ना के बराबर हो जाएंगे हमारे इसमें कुंडली में वो ग्रह रिजल्ट नहीं देंगे। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। जब राजा के पास कोई प्रजा जब जाता है तो वो प्रजा क्या करता है, राजा के आदेश का वो पालन करता है, वो चुपचाप सुनता है, राजा बोलता है तो राजा का प्रभाव ज्यादा होता है। अब वो प्रजा वहां पर अपने आप को कुछ एक्सप्रेस कर भी नहीं पाएगा वो। तो राजा जो है, जब कलेक्टर आता है, आप देखिए, मान लो आप कोई स्कूल में पढ़ा रहे हैं, अचानक कलेक्टर है तो आप क्या करेंगे? कलेक्टर के इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्या जी आप बिल्कुल कलेक्टर के सवाल जवाब करना शुरू कर देंगे तुरंत? नहीं सर नहीं, है ना? तो आप वहां पर विनम्रता से खड़े रहेंगे और कलेक्टर जो भी आदेश देंगे या जो भी आपको समझाइश देंगे उसे बड़े विनम्रता के साथ उसको आप सुनेंगे, उसको आत्मसात करेंगे और यस सर कह के आप बोलेंगे। तो वहां पर आपका पराक्रम काम आएगा क्या? जी नहीं बिल्कुल नहीं सर कलेक्टर ये नहीं पूछेगा कि आप कितना बढ़िया पढ़ाते हो, वो तो वहां की व्यवस्था को देख के आपको फटकार लगाएंगे। अगर वो व्यवस्थित नहीं है तब भी, क्योंकि कभी तो उसको जानेंगे ना, वो राजा है, वो कलेक्टर है। जब तक वो आदेश नहीं देंगे, जब तक वो 2-4 सुनाएंगे नहीं, तब तक कैसे उसको पता चलेगा कि वो अधिकारी है, वो डीएम है जिला का। तो ठीक उसी तरह से जब कोई ग्रह सूर्य के करीब चले जाते हैं तो वो अपना प्रभाव खो बैठते हैं। भले वो अपने घर में तुर्राम खान होगा,
लेकिन सूर्य के सामने उसकी कुछ नहीं चलती। और सूर्य से जब 3 डिग्री 30 मिनट कोई ग्रह आता है तो वो पूरी तरह से अपना शुभता जो है वो खो बैठता है, वो कुछ भी फल नहीं दे सकता, इसलिए वो अस्त होता है। तो अस्त ग्रह की होते हैं वो बिल्कुल न्यूट्रल हो जाते हैं, वो कोई फल नहीं देते। ओके, धन्यवाद सर। चलिए मित्रों, यदि आपके भी मन में किसी तरह का एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड या अपने जीवन के कोई भी एस्पेक्ट से रिलेटेड कोई भी समस्या, कोई भी उलझन से रिलेटेड यदि किसी भी प्रकार का यदि परेशानी है या समस्या है, तो आप हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल से आप बेहिचक जुड़ सकते हैं। मित्रों, ये आपका चैनल है। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, दीर्घायु प्रदान करे, आपकी मनोकामना पूर्ण करे। मित्रों, इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ अब आपके एस्ट्रो फ्रेंड को इजाजत दीजिए। मित्रों, फिर से अगले क्लास में नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ फिर से आपके बीच हम उपस्थित होंगे नए टॉपिक के साथ। मित्रों, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। प्रणाम सर।